देखो टीडीएस या टीसीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। लॉजिकल एक तरीके से सेम ही है। टीडीएस होता क्या है पहले वो समझो। आपको कोई ऐसा पेमेंट हमको करना था जिसमें गवर्नमेंट ये बोल के रखा है कि पूरा पेमेंट मत करना। ठीक है। देखो हम आपको पेमेंट करें तो वो आपको इनकम है एक एंड में, हाँ। तो आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसा बहुत सारा पेमेंट है जहां पे हम कहाँ पार्टी को ढूंढते फिरेंगे। अच्छा। तो एक काम करो, जो पेमेंट दे रहा है उसी को बोल दिए, क्योंकि वो बड़ा कंपनी है। अच्छा। तो उसको तो अपना टैक्स का डिटेल फाइल करना ही पड़ेगा, तो वही टैक्स काटे और टीडीएस के रूप में जमा कर दे। अच्छा। अब सर तुम आप बोलोगे सर मेरे को क्या फायदा हुआ इसका? मतलब नीरज पेमेंट किया शुभांगी को, तो इसको शुभांगी को इसको क्या फायदा? उसको तो पेमेंट बेचारे को कट के मिला। हाँ। नहीं, जब आप अपना रिटर्न फाइलिंग करोगे ना, अपना इनकम का डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, हाँ, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो आप वहां पे लास्ट में मान लो आपका टैक्स निकल के आया 40,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है टैक्स। मान लो हम आपका 15,000 रुपये टीडीएस काटा था, ठीक है। मान लो और कोई पार्टी आपका टीडीएस नहीं काटा था, हाँ। तो आप जब गवर्नमेंट को ये बोलोगे कि मेरे टोटल इनकम पे टैक्स 40,000 बनता है, 15,000 ऑलरेडी मेरे नाम पे जमा है, तो बाकी 25,000 हम जमा कर देते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब वो टीडीएस आप वहां पे माइनस कर लोगे। तो देखो तीनों को फायदा हुआ। हाँ। गवर्नमेंट को उसका टैक्स टाइमली मिल गया, मेरे को ये फायदा हुआ, सॉरी मेरे तो कहीं पे फायदा नुकसान का बात ही नहीं, आपको ये फायदा हुआ कि आपको बाद में वो एडजस्ट करने मिल जाएगा। हाँ। और एक अगर बार दे दिए तो दोबारा क्यों दे? हाँ, और मान लो आपका टोटल टैक्स 12,000 ही बनता, अच्छा। 40 की जगह 12,000, और हम आपका कितना टीडीएस काट लिया? 15,000, हाँ। तो 3,000 आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगा। अच्छा। अच्छा। तो यानी आपको कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा है शुभांगी, बस बात यही हो रहा है आप एकदम लास्ट में जाके टैक्स कैलकुलेट करके जमा करते, उसकी जगह आपके नाम पे पहले ही टैक्स जमा हो गया। ठीक है। और गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ा। हर मंथली जो भी पार्टी टीडीएस काटता है ना, हाँ, वो अगले मंथली या क्वार्टरली गवर्नमेंट को जमा कर देता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को आराम से कलेक्शन भी जल्दी जल्दी होता जा रहा है, तो उसके हाथ में भी फंड आ रहा है, क्योंकि उसको भी सारा टैक्स अगर एट द ईयर एंड में जाके कलेक्ट होगा अगर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए भी तो नुकसानदायक बात है ना ये, कि पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो गवर्नमेंट का भी कलेक्शन फास्ट हो गया, सर्कुलेशन या जिसको तुम बोलते हो टर्नओवर जो है, वो रोटेशन जो है वो जल्दी जल्दी हो गया, हाँ, और आपको भी बाद में एडजस्ट करने मिल गया। हाँ, मेरा ये ड्यूटी बन गया, अब हम पेमेंट कर रहे हैं आपको, तो देखो इसीलिए नाम क्या है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जहां से वो इनकम जनरेट हो रहा है, जिस सोर्स से इनकम स्टार्ट हो रहा है वहीं टैक्स कट जा रहा है। ठीक है। यही तो हो रहा है। हम आपका ये एक टैक्स टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स की तरह है। नहीं बोल सकते हो, लेकिन है ये डायरेक्ट टैक्स के अंडर में। अच्छा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में शुभांगी वो परचेजर सेलर वाला रिलेशनशिप का बात आ जाता है, हाँ, और यहाँ वो इनडायरेक्ट टैक्स में बाद में आप उसका ऐसे एडजस्टमेंट खुद के इनकम पे ले भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप अपने टोटल इनकम आप पांचों हेड से जो कमाए उस पर टैक्स कैलकुलेट किए, वो टैक्स जब जमा देने गए गवर्नमेंट को, तो आप पर्सनल टैक्स पे उसको एडजस्ट किए, और वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो इसीलिए ये भी डीटी के हेड में ही आता है। ओके। तो देखो कई एक सेक्शन है शुभांगी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, पहला सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर का ज्ञान बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? केस इन केस ऑफ रेसिडेंट पेई, अगर जो पेई है अगर वो रेसिडेंट है, मतलब वो इंडियन जिसको पैसा मिल रहा है, हाँ, पेई मतलब जिसको पैसा मिलता है, यानी इस मेरे वाले एग्जांपल में शुभांगी, हाँ, तो यहाँ पर शुभांगी पेई है। हाँ, अगर शुभांगी रेसिडेंट है, हाँ, और रेसिडेंट कैसे हो गए ये तो याद ही है, वो 182 डेज वाला वो सब कहानी, हाँ, ठीक है। चलो, तो अगर पेई रेसिडेंट कंपनी है, तो सरचार्ज एंड सेस शैल नॉट बी एडेड टू टीडीएस रेट। टीडीएस में
सरचार्ज और सेस ऐड नहीं होगा, सिर्फ टीडीएस ही कटेगा। ठीक है। आपने पढ़े थे ना बेटा, टैक्स देते हैं प्लस गवर्नमेंट को अपने सरचार्ज भी देते हैं और प्लस हाँ। वो 4% एजुकेशन सेस भी देते हैं। तो यहाँ पर भी तो अगर हम आपका टैक्स काट रहे हैं, मान लो हम जो आप जिस नेचर का पेमेंट कर रहे हैं आपको, उस पर मान लो हाँ। 10% टीडीएस है, तो अब 10% टीडीएस भी काटेगा आपसे। मान लो हम आपको 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 काटेगा हम आपसे, हाँ। प्लस सरचार्ज तो नहीं लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख तक नहीं लगता। तो यहाँ पे मान लो 4% एजुकेशन सेस तो लगेगा, तो हम उस 10,000 का 4% एजुकेशन सेस भी काटा, हाँ। तो और 400 रुपया, तो हम आपसे 10,400 काट के आपको बाकी पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो, हाँ। तो बोला गया आपसे सेस और सरचार्ज नहीं लेने, सिर्फ टीडीएस रेट। सिर्फ टीडीएस लेने, मतलब सिर्फ वो 10,000 लेने, वो 400 नहीं लेने आपसे हमको, ठीक है। क्योंकि आप तो अपना रिटर्न फाइल करोगे ही ना। हाँ। आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, आप अपना टैक्स कैलकुलेट करोगे वहां पे। हाँ। आप जब वहां टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आप वहां पे अगर आपका सरचार्ज लगता है तो आप सरचार्ज भी जोड़ोगे, आप सेस भी जोड़ोगे, तो गवर्नमेंट को उस समय तो मिल ही जाएगा सेस और सरचार्ज। हाँ। तो गवर्नमेंट बोला दरकार नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, टीडीएस जितना टैक्स किसी का, बहुत आदमी का बनता नहीं है फिर, तो फिर वो सेस सरचार्ज भी रिफंड करो, वो सब झमेला हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि इंडियन रेसिडेंट से सरचार्ज मत काटो और सेस मत काटो। लेकिन एनआरआई रेसिडेंट है तो, फॉरेन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, उससे काटो। क्यों काटो? क्योंकि वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो तो फॉरेनर है, अब गवर्नमेंट उसको कहाँ ट्रैक करता फिरेगा। हाँ। हाँ, तो एनी अदर एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया, देखो पहले क्या बोला, रेसिडेंट कंपनी अगर है, हाँ। हाँ। कंपनी से सेस और सरचार्ज मत काटो। ठीक है। मतलब अगर शुभांगी लिमिटेड है, हाँ। तो उससे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है, तो उससे टीडीएस मत, सेस मत काटो, सरचार्ज मत काटो। ठीक है। लेकिन अगर शुभांगी एनी अदर रेसिडेंट है, मतलब इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, हाँ। तब सरचार्ज एंड सेस विल नॉट बी एडेड टू द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टीडी, यहां पर भी मत काटो। ठीक है। लेकिन अगर सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, हाँ। उस पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अगर 50 लाख से ज्यादा तुमको हम सैलरी दे रहे हैं, हाँ। तो फिर तुम्हारा हम सेस भी काटेंगे और सरचार्ज भी काटेंगे और सेस भी काटेंगे। हाँ। तो यानी गवर्नमेंट क्या बोला, नॉर्मल कंपनी हो, रेसिडेंट कंपनी हो या रेसिडेंट अदर हो, सेस या सरचार्ज मत लो उनसे। लेकिन अगर सैलरी पेमेंट कर रहे हो, उस पर टीडीएस काट रहे हो, तो फिर ले लो। ठीक। और केस 2 बोला नॉन रेसिडेंट पेई के लिए, तो देखो अगर फॉरेन कंपनी है वो, हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, वो शुभांगी इंटरनेशनल लिमिटेड है, फॉरेन कंपनी है, यूएस का कंपनी है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा और सेस तो 4% है, वैसे लगेगा ही। ठीक है, तो देखो सरचार्ज कितना लगेगा, अगर पेमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, रेट ऑफ टीडीएस विल इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ 2% इफ टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम का पेमेंट है पूरे साल में, हाँ। तो फिर 2% सरचार्ज भी काटना है, और 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 5% सरचार्ज काटना है। और सेस यहाँ पे 3% लिखा है, लेकिन अब आप सेस को 4% ही मान लो। ठीक है। ठीक है, और अगर अदर कोई है तो 10%, 12%, 15% सरचार्ज, जैसा नियम है, 50 लाख 1 करोड़ वाला जो नियम है, वैसे सरचार्ज काटो। ठीक है। तो ये अपने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़े। अब आते हैं एक एक करके, हम बोले ना इसमें बहुत सारा टाइप का पेमेंट है जिसपे अलग अलग रूल है। अच्छा, तो पहला ही पढ़ेंगे। इसका नोट्स नहीं है आपके पास? मेरा खुद का नोट्स नहीं है टीडीएस का, लेकिन ये जो नोट्स है, हम इसका भी जो आपको फाइल देगा, ये बेस्ट है, ये बहुत बढ़िया, ये समरी है बेटा। हाँ। तो देखो यहाँ पे सैलरी अंडर सेक्शन 192, अगर हम किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं शुभांगी, आप तो लेंगे। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पे लेंगे, अगर उसका सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, मतलब वो स्लैब रेट में फॉल कर रहा है, अगर वो टैक्स लाइबिलिटी में आ रहा है, हाँ, तभी उससे हम टीडीएस काटेंगे। ओके। अच्छा, कितना टीडीएस काटेंगे, यहाँ पे कोई रेट नहीं बताया। अरे बाबा, स्लैब रेट से ही कैलकुलेट कर लो ना। हाँ हाँ। तुम्हारे यहाँ पे हम जॉब करते हैं शुभांगी। अच्छा, अगर वो टीडीएस पे सेस लेंगे तो फिर से हम जब कैलकुलेट करेंगे तब भी तो सेस हम ऐड करेंगे। हम बता रहे हैं, हम एक फिगर लेके चलेगा, आपको पहले रूल पढ़ा देते हैं, फिर वो फिगर पे भी आते हैं।
ठीक है। देखो शुभांगी, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, हम आपके यहाँ पे जॉब करते हैं, हाँ आप हमको मान लो 6 लाख सैलरी देते हो, ठीक है। हम टैक्स लायबिलिटी में फॉल करने वाला आदमी है कि नहीं है पहले वो देख लो। हाँ है, 2.5 लाख पार कर रहे हैं, हाँ हाँ तो आप टीडीएस काटोगे, बिल्कुल काटोगे। अब कितना टीडीएस काटोगे, क्योंकि बाकी जो सेक्शन पढ़ोगे ना शुभांगी, हाँ। हर जगह टीडीएस का रेट बता देगा कि इस टाइप का डील हो रहा है तो इतना टीडीएस काटो। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं, यहाँ पर बोला एज पर स्लैब। ओके। यानी आप पहले क्या करोगे, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5% यानी 12,500, और फिर 5 लाख से 6 लाख यानी 1 लाख, और हाँ तो 1 लाख पे और 20% 20,000, हाँ तो 20 प्लस 12.5 32,500। हाँ आप मेरा इतना टैक्स काटे, हाँ। मेरे पे सरचार्ज लगेगा क्या? हम सरचार्ज वाला दायरा में फॉल कर रहा है क्या? नहीं नहीं, हम 50 लाख तक रुपया नहीं कमाते बाबा, तो हम हाँ। सैलरी में नहीं, हम सरचार्ज में फॉल नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन सेस तो लगेगा। हाँ 4%। हाँ 4% सेस लगा दो, तो 32,500 का 4% कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट। 32,500 इंटू 4%, 1,300 रुपया, ठीक है। हाँ तो टोटल आप मेरे से 33,800 काट लोगे। हाँ सर, टीडीएस। हाँ सर, कब काटेंगे, मंथली सैलरी से कैसे काटेंगे, वो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मंथली, अगर हम लोग बिगिनिंग में ही फिक्स कर लिए हैं क्या तुम हर मंथ मेरे सैलरी से काट लो, अच्छा तो आप इसको डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीना उतने अमाउंट सैलरी से काटते रहो। अच्छा अच्छा। मतलब डिवाइडेड बाय 12 करके आप बोलोगे 2,816 या 2,817 रुपया होता है, हाँ वो आप काट लो हर महीना। अच्छा। और अगर हम आपको बोला नहीं शुभांगी, नहीं सर मेरे सैलरी से हर महीना मत काटो, तो आप एक काम और कर सकते हो, लास्ट वाला महीना का जो सैलरी होता है वहां से काट लो। मतलब एज पर एग्रीमेंट। एज पर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है, नियम तो यही बोलता है हर महीना काट लो, अच्छा लेकिन ये कंपनीज करता नहीं है हर महीना वाला काम, अच्छा ईयर एंड में जाके काटता है। अच्छा। क्योंकि ईयर एंड में जाके शुभांगी हम आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स का फिगर भी बता सकता है ना, 80C, हाँ 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 तो वो भी तो आप माइनस करोगे। हाँ। और ये ईयर के बिगिनिंग में किसी को नहीं पता तो हम पूरा साल कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं। हाँ हम हो सकता है नया LIC ले लिया तो उसका भी प्रीमियम भर रहा है, हाँ। हम एक नया मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया उसका भी प्रीमियम भर रहा है, हम 80G में डोनेशन किया कहीं पे वहां भी हमको डिडक्शन मिलेगा। तो मेरा एम्प्लॉयर क्या करता है, मेरा बॉस क्या करता है, ईयर एंड का वेट करता है, हाँ और हमको बोलता है कि तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसका डिटेल सबमिट कर देना, ओके फिर हम तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करके उसी हिसाब से काट लेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई भी बॉस नहीं चाहता कि एम्प्लॉयर का ज्यादा TDS कट जाए, बाद में रिफंड का झमेला हो, हाँ क्योंकि सैलरी से ज्यादा पैसा कटना हर एम्प्लॉय को दुखता है। हाँ भले ही बाद में रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन सबको एक बार तो लगता है ना मेरा सैलरी कट के आया, हाँ तो वो नेगेटिव मोरल कोई बनाना नहीं चाहता। ठीक है। अब आपका जनरली देखो रूल में पढ़ेंगे ये 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में काट लो, ओके। बट बाकी हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड का आपको बता दिया। जनरली क्या करते हैं ना, लास्ट Year 3 महीना का नहीं, जनरली क्या करते हैं लास्ट 3 महीना का सैलरी में थोड़ा थोड़ा करके काट ले। देखो एक बार में ईयर एंड में भी अगर आप मेरा 32,000 33,800 रुपया काटोगे, हाँ ज्यादा। मेरा उतना सैलरी नहीं है तो हाँ उस महीना क्या हम भूखा रहेंगे, हाँ। हम खाएंगे क्या, सीधा सा बात है ना। मान लो मेरा सैलरी 40,000 है हाँ और आप काट लिए 33,800, अब मेरे पास क्या बचा। हाँ वही। तो इसीलिए बोलता है लास्ट 3 महीना 4 महीने में थोड़ा थोड़ा करके कटवा लेते हैं, अच्छा। क्योंकि तब तक आदमी अपना इन्वेस्टमेंट में क्लियर हो जाते हैं। हाँ हाँ दिसंबर जनवरी आते आते आदमी को पता रहता है अब हम पूरा साल में कहाँ कितना LIC लिया और क्या किया या क्या लेने वाला है, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक। तो ये बात देखो, यही रूल है। अब आप जो बोल रहे हो सर वापस से सेस और वो सरचार्ज देखना पड़ेगा हमको, तो कुछ नहीं शुभांगी, मान लो ये 6 लाख आपका सैलरी से इनकम था, हाँ मान लो आप और कुछ भी करके 2 लाख कहीं से कमाए हो, ओके। वो अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, वहां से भी आप 2 लाख कमाए हो साल का, हाँ टोटल 8 लाख। तो टोटल 8 लाख कमाए हो। अब आप 8 लाख पर भी टैक्स और सरचार्ज निकाल लो, हाँ टैक्स और सेस सॉरी। अब आपका जितना ये सेस और टैक्स कट गए हाँ वो माइनस कर लो, बाद बाकी एक्स्ट्रा जो बचता है गवर्नमेंट को जमा कर दो। अच्छा। और अगर आपका रिफंडेबल आ जाता है बाई चांस,
हाँ तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो वापस मिल जाएगा पूरा पैसा को, वो रिफंड पूरा रिफंड आ जाएगा। ठीक। तो ये है नियम। अब यहाँ पे फटाक से पढ़ लेते हैं। तो देखो पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर कौन है? या तो इंडिविजुअल है, या एचयूएफ है, या फर्म है, या कंपनी है। ओके। किसको पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉय को, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सैलरी। सैलरी। और टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कब काटेंगे ये पैसा? पेमेंट के टाइम पे। ठीक है। हर महीना जो पेमेंट करते हैं, रूल यही बोलता है हर महीना वाला। हाँ। और टीडीएस रेट क्या है? द रेट इज टू बी डिडक्टेड एट द स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। In other words, total tax liability of the employee should be calculated on the basis of his estimated income, and such tax liability shall be deducted in 12 equal monthly installments. ठीक। आपका इनकम के हिसाब से, हम एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। हाँ। देखो कंपनी को तो मालूम है ना पूरा साल में एम्प्लॉय को क्या देंगे। हाँ। उन लोगों सैलरी तो फिक्स्ड ही रहेगा। हाँ, सैलरी फिक्स है। हाँ, हो सकता है कोई आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे दे, एक्स्ट्रा बोनस दे दे। हाँ। ठीक है, वो मंथ के एंड में फिर जोड़ लेंगे। अच्छा। जब देंगे तब उसको एक्स्ट्रा जोड़ के अगला महीना थोड़ा ज्यादा टीडीएस काट लेंगे। हाँ। वो कोई दिक्कत का बात है नहीं। तो इसमें मैनर ऑफ कंप्यूटेशन वही बोला, सारा डिडक्शंस माइनस करके सब कुछ करके निकालना। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड इन XYZ एंड अर्न्स अ सैलरी ऑफ 8 लाख पर एनम। ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट है एनएससी में 1 लाख का, तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। हाँ। तो उसका एस्टिमेटेड इनकम कितना हो गया? अब 7 लाख। हाँ। 7 लाख पे देखो टैक्स निकाला, 54,080 रुपीज आया। ओके। तो इसको डिवाइडेड बाय 12 किया, इसमें सेस जुड़ा हुआ है मतलब। हाँ। इसको डिवाइडेड बाय 12 किया, हर महीना 4,506 रुपया 67 पैसा तुम्हारे सैलरी से काट लिया। ठीक। नॉर्मल सा बात तो। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो 192 क्लियर, एक सेक्शन खत्म। हाँ। नेक्स्ट सेक्शन है 192A। ओके। ये कब कटेगा? ये बोलता है टैक्स, देखो क्या हेडिंग देखो, टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर टैक्सेबल विड्रॉवल फ्रॉम ईपीएफ। अगर आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा डालते हो हाँ। और आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, ओके। तब कोई दिक्कत नहीं है शुभांगी। हाँ। लेकिन आप प्रीमेच्योर मतलब पहले ही निकल। पहले थोड़ा पैसा निकाल लिया, आपको जरूरत पड़ गया, निकाल सकते हो, सर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। हाँ। तो हम वो पैसा अगर निकालते हैं तो वो टैक्स के लिए लाइबल है। ओके। तो देखो कौन पे, द पेमेंट बाय द ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी सीधा बात बोलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। ये प्रोविडेंट फंड स्कीम वाले डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही है। ओके। किसको मिला ये पैसा? एनी पर्सन। हाँ। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ देयर इज प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ बैलेंस केप्ट इन पीएफ। प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ द बैलेंस जो पीएफ में पड़ा है ओके। इस टैक्सेबल अंडर। देखो हम लोग पढ़े हैं सैलरी चैप्टर में, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पे मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है, हाँ। लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल टैक्सेबल है। हाँ। हाँ। कितना टीडीएस कटेगा? देखो क्या लिखा है, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रीमेच्योर विड्रॉल पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 50,000। अगर आप 50,000 से कम विड्रॉवल की हो नो टैक्स। तो नो टैक्स, उससे मतलब ज्यादा नो टीडीएस। नो टीडीएस। अरे ऑब्वियस बात है, नो टीडीएस। हाँ। और अगर उससे ज्यादा अमाउंट है तो 30%। ओके। 30%। ठीक है, हम्म। तो ये आपका टीडीएस का रेट है। हम्म। नेक्स्ट में मूव करें, नेक्स्ट सेक्शन, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपका शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, हम्म। डिबेंचर्स वगैरह का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाँ। शेयर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, शेयर पे डिविडेंड मिलता है। हाँ। यहाँ पे बात हो रहा है इंटरेस्ट का। तो सर इंटरेस्ट तो लोन या डिबेंचर्स पे मिलेगा, हाँ। लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। हाँ। तो ठीक है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आपको जो पेमेंट कर रहा है वो इंटरेस्ट, हाँ। मतलब जो कंपनी जिसका आप डिवेंचर खरीदे हो, हम्म। अगर वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको पूरा इंटरेस्ट जितना बनता है वो पूरा नहीं देगा। याद करो शुभांगी, जब ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़े थे या इश्यू ऑफ डिवेंचर जब चैप्टर पढ़े थे, एक अकाउंट खुलता है वो। हाँ, टीडीएस पेएबल करते थे ना, पूरा इंटरेस्ट नहीं देते थे आपको। हाँ। हाँ। तो वही कंपनी क्या कर रहा है, आपसे टीडीएस काट के आपको पैसा दे रहा है।
मतलब मान लो साल का 10,000 इंटरेस्ट बना आपका, हाँ तो हम क्या है कि मान लो टीडीएस का रेट यहाँ पे लिखा है, देखो लास्ट लाइन में 10%, 10%। हाँ। तो हम आपका 1,000 रुपया काट लिए, ये 1,000 रुपया हम आपको 9,000 दे देंगे और ये 1,000 हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो जनरल एंट्री बनता था ना, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर 9,000 टू टीडीएस पेएबल 1,000। हाँ 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 याद है। सॉरी उल्टा बोल दिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,000, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट हाँ 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 1,000 टू बैंक। हाँ 1,000 रुपये हम गवर्नमेंट, मेरे जेब से 10,000 ही गया बैंक एज ए कंपनी हाँ बस, लेकिन एज ए डिबेंचर होल्डर हमको मिला आपको 1,000। 9,000 मिला आपको हाँ। और 1,000 गवर्नमेंट को मिल गया। अब जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, सारा हेड ऑफ इनकम करोगे, एटीसी का डिडक्शन लोगे, फिर अपना टैक्स निकालोगे। हाँ अब मान लो आपका टैक्स उस समय निकल गया था 15,000 रुपया, ओके। तो आप 1,000 ऑलरेडी आपके नाम पे जमा, माइनस कर लो, 14,000 टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना। हाँ ठीक है। क्योंकि वहां पे ये इंटरेस्ट इनकम को आप दिखाओगे ना अदर सोर्स में। हाँ ठीक है, बस ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। पेमेंट किस कौन करेगा ये पढ़ ही लिए, पेमेंट किसको मिलेगा वो भी जान गए, अरे रेसिडेंट इंडियन को। नेचर ऑफ पेमेंट को भी मिलेगा। हाँ, नॉन रेसिडेंट, ऑब्वियस नॉन रेसिडेंट को तो कोई पेमेंट विदाउट टीडीएस होगा ही नहीं। हाँ क्योंकि वो तो उसको गवर्नमेंट कहाँ पकड़ता फिरेगा। हाँ तो यहाँ पे इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सच एज डिबेंचर बॉन्ड एक्सेट्रा, देखो हम पहले बोल दिया था आपको ऊपर में सिक्योरिटीज का मतलब। हाँ ठीक है, ये लोग भी बता दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर 10,000 तक का फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हाँ तो गवर्नमेंट बोला कोई टीडीएस काटने का दरकार नहीं। ठीक है। 10,000 से ज्यादा मिल रहा है तो 10% टीडीएस काट लो। हाँ तो देखो इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 10,000। नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केस: इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी इफ सच सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन ए डिबेट फॉर्म। देखो 10,000 से ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ लेकिन अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखे हो, ओके। या इंटरेस्ट पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय देम, हाँ तो भी आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर इंटरेस्ट पेड बाय एलआईसी, जीआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, ओके। ठीक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो 10,000 से कम अमाउंट है तो कहीं टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से भी ज्यादा अमाउंट और इन 3 जगह से मिल रहा है तो भी नहीं कटेगा। उसके अलावा 10% टीडीएस काट लो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। देखो क्या बोला, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो शेयर सिक्योरिटी के अलावा भी आप कहीं से इंटरेस्ट कमा सकते हो ना। किसी को लोन दिए, हाँ तो लोन दियो तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये उसका बात कर रहे हैं। मतलब शेयर सिक्योरिटीज का ऊपर बात कर लिया। मतलब यहाँ पर हम खुद टीडीएस देंगे। हम खुद कौन? हम जब लोन देंगे तो इंटरेस्ट हाँ ठीक ही था, ऊपर भी तो वही हो रहा था। हाँ, सेम ही तो है। जो लोन, लेकिन वो कंपनी के बारे में बात किया, क्योंकि वो डिबेंचर बॉन्ड का बात कर रहा था, वो सिक्योरिटीज का बात कर रहा था। अच्छा यहाँ पे अदर देन सिक्योरिटीज का बात हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब नॉर्मल लोन का बात हो रहा है, आप सीधा ऐसे पकड़ लो, ओके। जो हम लोग एक दूसरे को लोन देते लेते हैं, हाँ हाँ उसका बात हो रहा है। बैंक इंटरेस्ट का भी बात हो रहा है यहाँ पे, ओके। क्योंकि जनरली इंटरेस्ट आपको बैंक ही देता है। हाँ डिबेंचर बॉन्ड के अलावा अगर आप इंटरेस्ट का बात करो तो वो बैंक ही है जो आपको इंटरेस्ट देता है। हाँ तो देखो पढ़ते हैं। पेमेंट बाय एनी इंडिविजुअल HUF इफ टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड प्रीसीडिंग फाइनल ईयर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट होता है और आप वो इंडिविजुअल हो जिसका टैक्स ऑडिट होता है, ओके, या वो HUF हो जिसका टैक्स ऑडिट होता है, हाँ या फिर एनी अदर पर्सन रिस्पेक्टिव द फैक्ट वेदर ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और नॉट। ये फालतू बात कर दिया ये लोग। मतलब ऑडिट जो करेगा ऑडिट हो या नहीं हो, ऑडिट हो या नहीं हो तो भी काटने। अच्छा, तो ऊपर ऑडिट होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं बचा फिर। दोनों ठीक है, कोई पॉइंट नहीं। पेमेंट किसको मिल रहा है भाई, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? चलो, नेचर ऑफ पेमेंट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ऊपर बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया कहां से वो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, बैंक, पोस्ट ऑफिस, या फिर कोई और से आप जिसको लोन दियो। ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है यहाँ पे, अब अमाउंट का लिमिट अच्छा है।
No tax is required to be deducted at source if the amount of interest paid payable during a financial year does not exceed the following limit. अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो और 40,000 तक टीडीएस इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो आपको कोई टीडीएस 40,000 का लिमिट बड़ा अजीब नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, कोई बैंक अगर आपको 40,000 तक इंटरेस्ट दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटेगा साल का, और अगर आपको कोई सीनियर सिटीजन हो आप, तो आपको ये लिमिट 50,000 तक। बाद बाकी टैक्स का रेट वही 10% है। ठीक है, रेट में कोई चीज इस चैप्टर में ना मैक्सिमम जगह आपको 10% रेट मिलेगा। ओके। 30% एक था ऊपर। हाँ, मैक्सिमम जगह 10 मिलेगा, हम ये बोला, हम सब जगह 10 नहीं बोला। हाँ, हम याद कर रहे हैं कि 30% कहाँ था। 30% बोलो कहाँ था? ऊपर में एक था। पहला सेक्शन अपने क्या पढ़े थे? सैलरी का। सैलरी तो स्लैब रेट है। दूसरा सेक्शन अपने पढ़े थे 192A। 192A क्या था? 192A 30% था। ये रहा, ये विड्रॉवल फ्रॉम ईपीएफ। हाँ, ईपीएफ। अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हो, वो भी मेच्योरिटी के पहले, तो 30%। फिर अपने पढ़े 194 एंड 194A 10%। हाँ, सिक्योरिटीज के। हाँ, सिक्योरिटीज और अदर देन सिक्योरिटीज दोनों ही। हाँ। इंटरेस्ट याद कर सकते हो, ओके। और वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी हो सकता है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है टीडीएस ऑन डिविडेंड। अब यह हट चुका है, देखो यहां पे लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18-19। ओके। वहां से हट चुका है ये। पहले लगता था 30%। हाँ। ठीक है, अब कंपनी क्या कहता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देते हैं। हाँ। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो फिर इंडिविजुअल पीपल को कुछ नहीं लगता, ठीक। तो ये पढ़ना नहीं पढ़ना बेकार है। अब आता है शुभांगी वो सबसे ऐसा सेक्शन जो हर इंडियन पे ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा। सेक्शन 194B, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा। पढ़ते हैं ना अदर सोर्स में, वो कैजुअल इनकम की तरह। हाँ। इसको अदर सोर्स का कैजुअल इनकम बोलते हैं। ओके। तो देखो, कोई भी इंसान को कोई भी इंसान दे रहे हैं, देखो देने वाला भी कोई भी इंसान, लेने वाला भी कोई भी इंसान। अगर आपको कोई प्राइज मनी मिल रहा है कोई लॉटरी से, कोई क्रॉसवर्ड पजल का कार्ड गेम से, या फिर अदर कोई भी गेम से, मतलब वो केबीसी हो, या वो एक होता था ना, अब आपके टाइम में तो शायद अब नहीं होता है, हम लोग जब यंग एज में थे ना, कॉलेज लाइफ में, तब ना हम लोगों को वो क्या बोलते हैं, एक मशीन लगा हुआ था, लोटो मशीन बोलते थे उसको। अच्छा अच्छा। उस मशीन में क्या है ना, पैसा डालो, हाँ। और फिर वो सर्कल घूमता था। हाँ। और अगर तुम्हारा नंबर लग जाता था, तुम जो नंबर सोचो वो नंबर लग जाता था, हाँ। तो तुमको पैसा मिलता था, कैश। अच्छा अच्छा। तो ये कोई भी टाइप का तुम कहीं से भी विनिंग, ये लॉटरी फॉटरी कुछ भी टाइप का गेम से जीत रहे हो, 10,000 से कम जीत रहे हो, तो फिर कोई टीडीएस नहीं। हाँ। 10,000 से ज्यादा कुछ भी जीत रहे हो, फ्लैट 30% टीडीएस है। ओके। ठीक है, हाँ। इसमें यही बात है, ज्यादा और कुछ है नहीं करने को इसमें कहानी। नेक्स्ट आता है, देखो ये भी उसका भाई है, बस उसको अलग कर दिया, ये विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हो गया। ओके। ये एक अलग सेक्शन बना दिया, क्यों बनाया नहीं पता, सारा कहानी सेम है। हाँ। देख लो, पेमेंट बाय एनी पर्सन, पेमेंट टू एनी पर्सन, बस प्राइज मनी अर्निंग फ्रॉम विनिंग हॉर्स रेस। 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, बाकी 30% लगेगा 10,000 से ऊपर अगर कमाते हो तो। ठीक है, तो सेम ही है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। देखो लिखा भी है ब्रैकेट में, वो लोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ। 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर आप याद कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर रहे हो, आप कौन हो, आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, या फिर एनी अदर, आप वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो जिसका ऑडिट होना है, हाँ। या फिर कोई और अदर पर्सन हो, चाहे उसका ऑडिट हो या नहीं हो। यानी यहाँ पे कोई अदर पर्सन का बात नहीं कर रहा, कंपनीज का। अच्छा अच्छा।
जिसका ऑडिट हो या नहीं हो उसको टीडीएस काटनी पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चलाते हो, तो ऑडिट होगा तभी। हाँ, एचयूएफ बिजनेस चलाते हो, हाँ, तो ऑडिट होगा तभी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हो, कंपनी बिजनेस चलाते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हो, तो ऑडिट में नहीं होगा तो तो भी एलिजिबल होगा। तो भी ऑडिट हो या नहीं हो, हाँ ठीक है, फिर भी आप एलिजिबल हो, हाँ, तो आप टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। सर Okay. कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ये थोड़ा सा लोगों को ना डाइसी करता है ये चीज। कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। जिसको आप फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिए। अच्छा, एक होता है ना शुभांगी, हम आपको एक बार काम दिया, आपसे बस करवा लिया, काम हो गया। आप आए मेरे यहाँ, हम आपको बोला मेरे घर में कलर कर दो, हाँ आप कलर करके चले गए, हाँ, आप उस कलर वाले को पेमेंट का टीडीएस कट के करते हो क्या? नहीं नहीं ना, बोलेगा ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है, जैसे आप किसी को अपने लैपटॉप या मोबाइल रिपेयरिंग का एएमसी दे दिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हाँ हाँ, कि मेरा लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ होगा तुम आगे ठीक, उसको बस कॉल कर दिया, वो आगे ठीक करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दिए। मान लो बेटा हम एक कंपनी है, हाँ, और हम आपको अपना टैक्स का काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया कि मेरा टैक्स का जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग तुम देखोगी। ओके, आप आउटसाइड एजेंसी हो बेटा, हाँ आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, लेट से, हाँ हाँ, ठीक है, चलो जो बनने वाले उसी को लेके बात करते हैं। हाँ, हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम दे दिया कि मेरे यहाँ कंप्लायंस रिपोर्ट जो भी साइन होगा ना, हाँ, वो आप करोगे आके। आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो बेटा, एजेंसी आउटसाइड। आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऑटोनोमस बॉडी हो, ओके ओके, आप प्रैक्टिसिंग सीएस हो, जिसका खुद का एक फर्म है। हाँ, हम आपको काम दे दिया कि मेरा जीएसटी का काम आप देखोगे, या हम आपको काम दे दिया कि मेरा ये कंप्लायंस रिपोर्ट बनता है ना, सीएस जिस पे साइन करता है, हाँ, वो कंप्लायंस रिपोर्ट एनुअली आप मेरा साइन करके दोगे। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी नहीं है, मेरा इतना टर्नओवर या इतना कैपिटल नहीं है कि मेरे को एक सीएस रखना पड़े। ठीक है, हम आउटसाइडर को ये काम देंगे। हाँ, तो अब आप काम करके दोगे, जब जब जो काम होगा तब तब आपको आना पड़ेगा। हाँ, इस रिलेटेड जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जिस काम के लिए हम रखा है, वो काम जब जब होगा तब तब आपको करके देना पड़ेगा। हाँ, और आप जितनी बार काम करोगे उतनी बार मेरे ऊपर बिल रेज करोगे, हम आपको पेमेंट करेगा उस बिल के अगेंस्ट में। हाँ। मान लो जैसे आप मेरा बोले मंथली जीएसटी रिटर्न लगाने का 1500 रुपया लेंगे, ठीक है, तो हर महीना जीएसटी रिटर्न लगेगा, हाँ, तो आप 1500 का बिल हर महीना भेजोगे हमको। हाँ, तो हर महीना हम आपको, हो सकता है ना हम 3 महीना का बिल का एक बार में आपको पेमेंट करें। हाँ, मेरा आपसे बात हुआ है कि हर 3 महीने का बिल का एक साथ पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो 1500 4500 का 3 बिल बन गया। हाँ, जब हम आपको पेमेंट किए, हम टीडीएस काट के पेमेंट किए, अच्छा, क्योंकि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दिए। अच्छा, बात समझ में आया? वो लिंक बैठा, मतलब ये फिक्स्ड है। हाँ, एक टाइप का देखो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में लिखा भी है ये लाइन, पेमेंट मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टी टू अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं बेटा? कोई एग्रीमेंट करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। हाँ, तो वो अगर 2 साल करके वो छोड़ देगा तो कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का तो है ही, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। अब इस 2 साल में आप मेरा जो भी काम करके दोगे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो हम उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, अब बात क्लियर? हाँ, तो देखो अब इस पे लिमिट क्या है, कितना दूर तक नहीं काटेंगे और कितना पे कितना परसेंटेज काटेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है थ्रेशोल्ड लिमिट, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, दैट मीन्स नो टीडीएस if amount paid or payable during a financial year does not exceed single contract 30,000 और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 से कम गए तो टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके, लेकिन ऐसा 3 कॉन्ट्रैक्ट है हाँ, 30,000 का, तो टोटल वैल्यू कितना बन रहा है ईयरली? 90,000। हाँ, तो उस पर भी टीडीएस दिख रहेगा क्योंकि टोटल 1 लाख क्रॉस नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का और ऐसा 4 कॉन्ट्रैक्ट है, हम 4 बार पेमेंट करेंगे आपको साल में ऐसा, तो फिर टोटल पेमेंट कितना बन रहा है? 1 लाख से ज्यादा 12। 1,20,000 ना। हाँ, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। हाँ, तो देना पड़ेगा, तब हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ, अब देखो शुभांगी, आप पूछ सकते हो सर जब पहला 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ
तब तो पता नहीं था कि आगे 4 होगा कि नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ना, ये नहीं पता था। तो बाद में दे देना। हाँ, तो बाद में जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो पूरा पे एक बार में काट के TDS काट लेंगे। अच्छा। मान लो हमको पहला 3 कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पता था कि चौथा भी होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ तो 3 तक तो 90,000 हुआ, हाँ। हम TDS नहीं काटा आपसे। नहीं। चौथा बनेगा 1 लाख, फिर 30,000 का। अब वहां पेमेंट करते समय पूरा 1,20,000 पे TDS काट के आपको देगा। अच्छा, पूरा पढ़ देना। एग्जैक्टली। अच्छा। ठीक है, हाँ। इसका परसेंटेज कितना है वो भी देख लेते हैं। ये रहा, लास्ट लाइन देखो, TDS rate shall be 1% when the payment is made to individually HUF। जिसको पैसा दे रहे हैं हाँ, वो आदमी इंडिविजुअली HUF है तो तो हम 1% TDS काटेगा, और वो आदमी अदर देन इंडिविजुअल HUF है, मतलब पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो 2% TDS काटेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। ये था 194C। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है बेटा, मीनिंग ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। हाँ देखो एडवर्टीजमेंट का काम दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होता है ना। हाँ ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग का काम दे रहे हैं, आपको मेरा ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रांसपोर्ट का काम दे रहे हैं, हाँ, ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आपको कैटरिंग का काम दे रहे हैं, हाँ तो भी कॉन्ट्रैक्ट देना ही हो गया ना एक टाइप से, कि हाँ। मेरे इस शादी का पूरा खाना आप देखोगे। एक टाइम होगा, सिंगल। तो उससे क्या, सिंगल है तो देखो 30,000 के ऊपर है कि नीचे है। हाँ हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है वो भी देखो, इंडिविजुअल। तब फिर तो नहीं लगेगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल का तो ऑडिट नहीं हो रहा है ना। हाँ, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है शुभांगी। वैसे ही हम, आप जब बोले कि कलर करने के लिए वो हाँ, नहीं क्यों देना आप पड़ेगा। TDS नहीं काटते हो उससे? ऑडिट नहीं होता है। आपका ऑडिट नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर यही वो एक कंपनी उसको काम दिया है मेरे ऑफिस में कलर करने का, तो होगा। क्योंकि उसका ऑडिट हो या नहीं हो उसको तो TDS काटना पड़ेगा। हाँ यही कैटरिंग का काम अगर कोई ऑफिस वाला दिया, मान लो मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हाँ हो सकता है ना इस बार हम एम्प्लॉय को पार्टी दे रहे हैं, 25 दिसंबर का प्रोग्राम है मेरे ऑफिस में, या दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन है मेरे ऑफिस में, हाँ और हम अपने स्टाफ के लिए कैटरर को अरेंज किया, बोले कि बुफे सिस्टम में पूरा खाना वाना होगा, पार्टी में एकदम बढ़िया से खाना पीना होगा, तो हम तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, उसको कैटरिंग वाला को। हाँ, तो जब हम उसको पेमेंट करेगा तो TDS काट के पेमेंट करेगा, क्योंकि हम कौन है, पेमेंट करने वाला कौन है, कंपनी। कंपनी। तो ऑडिट हो या नहीं हो उसको TDS काटना पड़ेगा। हाँ। लेकिन पेमेंट करने वाला अगर नीरज इंडिविजुअल या शुभांगी इंडिविजुअल है, तो 1% और 2%। है पेमेंट करने वाला अगर अच्छा। नीरज इंडिविजुअल या शुभांगी इंडिविजुअल है, तो ऑडिट होगा तभी तो TDS हाँ, अगर नीरज और शुभांगी का ऑडिट हो रहा है तो TDS काटेंगे, अगर हम लोग का ऑडिट नहीं होता है तो हम लोग TDS नहीं काटेंगे। इसीलिए जनरली आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप TDS नहीं काटते। हाँ, ठीक बात है ना। अच्छा, 1% या 2% में ये देखेंगे सामने वाला कौन है जिसको मिल रहा है। हाँ, इंडिविजुअल है कंपनी। अगर वो इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, हाँ, और वो अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो 2%। 2%। अब बात क्लियर हुआ शुभांगी। हाँ तो ये 194C था, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ आप पढ़ना। ये फुल नोट्स आपके पास है ना? हाँ, ये देखना पड़ेगा। नहीं हो तो हमको बोलना, हम व्हाट्सएप कर देगा दोबारा। समरी नोट्स नहीं, फुल नोट्स, क्योंकि फुल नोट्स में एग्जाम्पल है। मतलब ये नहीं। अरे ये तो फुल नोट्स ही है, आपके पास एक समरी नोट्स भी होगा। अच्छा, हाँ CS कार्ड वाला जो हम शेयर किए थे, हाँ हाँ, समरी नोट्स का बात नहीं कर रहा है मैं अभी। ठीक फुल नोट जिसका 560 पेजेस है, देखना। ओके ओके, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 11 यानी पेज नंबर 330 के आसपास जाके ये चैप्टर चालू हो रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। हम एक इंश्योरेंस कंपनी है शुभांगी, आप मेरा एजेंसी लेके रखे हो, आप मेरे एजेंट बने हुए हो। LIC हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हाँ HDFC केयर हो गया, आप इनके क्या हो, इंश्योरेंस एजेंट हो। हाँ तो आप इन कंपनी का इंश्योरेंस बिकवाओगे, हाँ, कंपनी आपको क्या देगा, कमीशन। कमीशन। तो वो कमीशन TDS काट के देगा। ओके, कितना परसेंट TDS काटेगा, 5%। हाँ लेकिन 15,000 तक का कमीशन दे रहे हैं तो कोई TDS काटने का दरकार नहीं। ठीक है। उससे ज्यादा का दे रहे हैं तो 5% TDS काट के देंगे।
हमको ये लिमिट और रेट ही याद रखना पड़ेगा। इसका ये चार्ट बना देना ना, समरी चार्ट खाली। हाँ, स्पेशली ये लिमिट। सेक्शन का नाम, हाँ लिमिट और टीडीएस, ठीक है। ये 3 चीज लिखते हुए आप 2 पेज में इसका समरी चार्ट इजीली बना सकते हो। हाँ सिर्फ यही इंफॉर्मेशन लिखना और कुछ नहीं, हम्म, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आया 194 DA, टीडीएस ऑन प्रोसीडिंग रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मजेदार सेक्शन है। शुभांगी LIC मैच्योर होगा कभी तो, हाँ तब आपको पेमेंट मिलेगा। हाँ अगर वो आपको पेमेंट मिल रहा है तो सर वो तो आपका इनकम है, हाँ तो उस इनकम पे टीडीएस लगेगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब डायलेमा है लोगों को। मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। हाँ, तो ये नहीं आप जब मेच्योर होगा तब मिलेगा, तब टीडीएस लगेगा, ये बात ठीक है, हर साल नहीं लगेगा इस पे कुछ। दूसरा पॉइंट है मेरा इसमें, लोग बोल सकते हैं ना हम तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरे इतना साल, हाँ तो जब हम प्रीमियम भरे तो पूरा जो पॉलिसी का पैसा हमको मिला उसमें तो वो प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड है, हाँ तो मेरा दिया हुआ पैसा जो मेरे को मिला उस पे हम ना क्यों पेमेंट करेंगे कुछ, हाँ वो मेरा इनकम तो नहीं, हम क्यों टैक्स देंगे। हाँ तो गवर्नमेंट ये बात बोलता है बेटा उसका आप डिडक्शन भी तो क्लेम कर चुके हो 80C में पहले ही। अच्छा, देखा गवर्नमेंट भी चालू है। डिडक्शन भी दे दिया, टैक्स भी ले लिया। हाँ एकदम, जिस साल हर साल जमा करते रहे हर साल डिडक्शन दे दिया, जिस हाँ। साल पैसा हाथ में आया, क्योंकि वो विथ इंटरेस्ट आ रहा है, एक टाइप का तो इंटरेस्ट ही मिलता है ना बेटा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है 3 लाख का पॉलिसी का 6 लाख मिला या 5 लाख हाँ, मिला, हाँ, हम 10 साल में 3 लाख प्रीमियम भरा हाँ, और 10वां साल के एंड में जाके हमको 5 लाख रुपया मिला, हाँ, तो वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा मिला वो 1 टाइप ऑफ इंटरेस्ट ही है और क्या है। हाँ, हालांकि वो लोग इसको इंटरेस्ट की तरह नहीं गिनते हैं, बोनस बोलता है इसको, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी इसको बोनस बोलते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एनी रेसिडेंट को पेमेंट करे, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का LIC हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, ठीक है। TDS is required to be deducted if the proceeding received on maturity of LIC are taxable under the income tax act. In other words, if the maturity, अगर आपको LIC में लिखा हुआ है आपका पॉलिसी में कि वो सेक्शन 10(10) के हिसाब से एग्जम्प्टेड है, ओके, तब फिर कोई TDS नहीं लगेगा। यानी अच्छा। पॉलिसी लेते वक्त ये पता करो हाँ कि टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं। कि मेच्योरिटी पे ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्टेड है। हाँ तो ये अच्छा एक पॉइंट है ना, लोग LIC लेते वक्त इस बात पे गौर नहीं करते। हाँ, लोग LIC लेते वक्त खाली क्या पूछते हैं मालूम है, ये 80C में डिडक्शन मिलेगा तो इसका, अच्छा अच्छा, लोग ये भूल जाते हैं मेच्योरिटी पे क्या होगा। हाँ, तो ये वाला बात एक नया चीज है। हाँ, लेकिन अगर उस पर ये डिडक्शन नहीं है हाँ, तो फिर टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल है। हाँ, तो कितना अमाउंट, देखो 1 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1 लाख तक का पैसा मिलेगा, कोई टैक्स नहीं, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, मेच्योरिटी प्रोसीड्स आर टैक्सेबल इफ द प्रीमियम अमाउंट एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑफ 10, 15 और 20। देखो एक मजेदार बात, देखो यहाँ पे आप जो प्रीमियम अमाउंट दे रहे हो ना हर साल, हाँ, वो तो आप ही का पैसा है जो आपको वापस मिल जा रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट भी ये बात माना कि उधर डिडक्शन भी दे रहे हो, यहाँ भी हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। ओके, हम ये बात आपको बिगिनिंग में जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि हमको आपको कंसेप्ट पे लेके आना था। अच्छा, आप एक चीज सोचो, हर महीना हम 10-10 हजार का प्रीमियम भरा, हाँ, साल में 1,20,000 का प्रीमियम भरा, हाँ, एंड ऑफ द मान लो ये 5 साल का पॉलिसी था, ओके, तो टोटल 6 लाख प्रीमियम भरा, हाँ, 1,20,000 इंटू 5 करोगे 6 लाख आएगा। हाँ, तो टोटल 6 लाख प्रीमियम भरे और मेरे को मिला 8 लाख, ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा मिला उस पर टैक्स का बात हो रहा है, हाँ, क्योंकि वही एक्स्ट्रा प्रीमियम तो पर इनकम है, नेगेटिव। हाँ, क्योंकि जो वही एक्स्ट्रा ही तो इनकम है मेरा, हाँ, जो 6 लाख हम दिया तो मेरा ही पैसा वापस आया, हाँ, तो मेरा ही पैसा मेरे को वापस मिलने पर कोई टैक्स कैसे ले सकते हैं, वो तो इनकम के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट भी बोला अगर आपको 10%, 15% या 20% से ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, हाँ, मतलब आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है वो 10% एक्स्ट्रा है या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो फिर TDS कटने का बात है। ठीक है, और वो भी 1 लाख तक, छूटे 1 लाख के ऊपर TDS कटेगा, ठीक है, और रेट 1% है केवल। ओके,
194 EE, ये क्या है? पेमेंट ऑन NSS डिपॉजिट। ये NSS डिपॉजिट क्या नेशनल कार्ड कुछ होगा। है? वेरी गुड, नेशनल सेविंग स्कीम। अच्छा, ये 80C में इसका डिडक्शन भी है। NSS, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग स्कीम, दोनों में आपको 80C का डिडक्शन भी है। हाँ और यहां पर भी आपको बोला है, जब आपको ये इनकम कोई अगर यहां से NSS से डिपॉजिट से पैसा मिलता है हाँ और अगर 2,500 से ज्यादा रुपया मिल रहा है हाँ तो 10%, रुको ठीक से पढ़ो। द प्रिस्क्राइब रेट इज ओ अच्छा 10%, नो सच चार्ज शेल बी एडेड। अच्छा, लेकिन अगर आपका पैन नंबर नहीं है, हाँ मान लो जिसको पैसा मिल रहा है हाँ उसका कोई पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है, ओके तब 20% रेट। और ये तो बेटा नॉर्मली नियम है। अगर कोई भी टीडीएस में, हाँ अगर आप जिस पार्टी को पैसा मिल रहा है हाँ टीडीएस कट के, हम्म वो पार्टी के पास अगर पैन कार्ड नहीं है ओके तो रेट हमेशा 20% हो जाएगा। ओके ये नॉर्मल रूल है। ठीक है तो ये है 194 EE। हाँ 194 G, देखो लॉटरी से इनकम मिले वो तो पढ़ चुके हम लोग। हाँ अब उल्टा पढ़ रहे हैं, जो लॉटरी से लॉटरी बेच रहे हैं, जो आदमी, अच्छा अच्छा जो आदमी आपको लॉटरी बेचता, हाँ लॉटरी का एजेंट है मतलब जो, हाँ तो वो भी तो कमा रहा है। हाँ वो क्या कमा रहा है? कमीशन। कमीशन तो उसको भी बोला गया 15,000 तक अगर वो कमीशन कमाता है साल का तो कोई टैक्स नहीं, और 5%। नहीं तो फिर 5%, उससे ज्यादा है तो 5%। ठीक है ये लॉटरी पे ब्रोकरेज का बात हो रहा था, कमीशन का। हाँ 194H बोला खाली कमीशन, मतलब कोई कहीं से भी कमीशन कमा रहा है। लॉटरी से देखो other than एक lottery। कमीशन पड़े बेटा हम लोग LIC का एजेंट को, हाँ एक कमीशन पड़े हम लोग लॉटरी टिकट बेचने वाले को, हाँ और अब बाकी जो बचे उनका बात हो रहा है। ओके ठीक है, हाँ देखा जाए तो डिफरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 15,000 तक कोई टैक्स नहीं है और उसके ऊपर 5% है। हाँ सेम ही तो कहानी तो सेम ही है। वहाँ पर भी सेम ही था, वहां भी सेम ही था बेटा, एकदम वहां पर भी यही सेम था। हाँ याद है। तो देखा जाए तो कमीशन पे एक ही कहानी है, 15,000 तक कमीशन मिले, और 5%। 15,000 तक छूट है और उसके ऊपर 5% है। ठीक है ये बहुत ही काम का सेक्शन है, क्योंकि इंडिया में ये टाइप का इनकम बहुत लोग करते हैं। हाँ रेंट कमाना, गोडाउन भाड़े पे देके, फैक्ट्री का जमीन भाड़े पे देके, या घर भाड़े पे देके, ऑफिस के लिए जगह भाड़े पे देके, शोरूम के लिए जगह भाड़े पे देके, शॉप खोलने के लिए जगह भाड़े पे देके, हाँ हम लोग बहुत जन इंडिया में रेंट कमाते हैं। हाँ हाँ जैसे अभी जो ट्यूशन सेंटर में आप पढ़ने आते हो, रेंट हाँ वो आदमी मेरे से रेंट ही तो कमा रहा होगा ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी वही बात हुआ, पेमेंट कौन कर रहा है? कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसका ऑडिट होता है, हाँ या फिर कोई अदर जिसका ऑडिट नहीं होता हो, या होता हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है किसको पेमेंट हो रहा है? वही रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को। हाँ नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? रेंट। ठीक है, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ओके हम आपको फर्नीचर भी भाड़े पे देते हैं तो भी रेंट ही कमाना हुआ ना। हाँ अब सर बोलोगे फर्नीचर कौन भाड़े पे देते हैं? फर्नीचर तो लोग खरीदते हैं, भाड़ा पे फर्नीचर कौन लेके आएगा? वो मूवी में लेता है वो फर्नीचर भाड़े पे। मूवी में लेता है फर्नीचर भाड़े पे, मतलब वो एंटिक फर्नीचर्स लेता है ना। नहीं वो छोड़ दो, वो मूवी है बेटा। असली लाइफ में भी आप फर्नीचर भाड़े पे लेके आते हो। कहाँ पर? सर हम लोग तो फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं, है ना। हाँ। बेटा शादी ब्याह होता है तो टेबल चेयर भाड़े पे नहीं लेते हो। अच्छा हाँ। होता है ना, घर में प्रोग्राम होता है तो ऐसा आसपास डेकोरेटर होगा ना कोई जिससे टेबल चेयर भाड़े पे लेके आते हो, हाँ 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 तो वो भी तो रेंट ही कमा रहा है आपसे। हाँ हाँ अपने वो तंबू वंबू लगवाते हैं वो भी तो भाड़े का ही होता है। हाँ तो ये सब रेंट है, लेकिन बात है उनको आप TDS काट के पेमेंट करते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं करते? ऑडिट नहीं होता। एग्जैक्टली कनेक्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसका लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोला? 2,40,000 तक ईयरली रेंट कमाते हो आप,
तो कोई टीडीएस नहीं है। जाओ, ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा कमाते हो तो अगर प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे देने का काम है आपका तो 2% टीडीएस, और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ये सब भाड़े पे देते हो तो 10% टीडीएस। ठीक है। और अगर सामने वाले का पैन नहीं हो, जिससे टीडीएस काट रहे हो उसका पैन कार्ड नहीं है तो 20%। ये अलग से बोलने का दरकार नहीं था, ये यूनिफॉर्म है। अगर उसमें रेट ही 30% है तो जिसका पैन नहीं है वो 20%। नहीं बेटा, वहाँ 30%। वाह, हाँ। ये अच्छा पॉइंट था, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक्चुअली में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है शिवांगी। हाँ, लेकिन तो वो लेकिन ये बोलता है कि मिनिमम 20% लग जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए फिर वो रेट हाई वाला आ जाएगा। हाँ। डिपार्टमेंट ये सब जगह हर जगह मिनिमम वर्ड यूज कर देता है। अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर कर रहे हो, भाड़े पे नहीं दे रहे हो, मतलब सेल, तो आपको यहाँ पे पेमेंट ऑफ टीडीएस होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट शुड बी मेड इन द नेचर ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वही हो गया ना, सेल्स कंसिडरेशन, कैपिटल गेन में ये वर्ड पढ़ते थे। हाँ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लिमिट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी टीडीएस इफ द सेल कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 50 लाख। ओके। अच्छा खासा वैल्यू तो छूट दे ही दिया ना सुहाएंगी। हाँ। उसके ऊपर है तब 1% टीडीएस है। ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, 1% है। ठीक है। हाँ। ये इंटरेस्ट वाला कहानी पढ़ने का दरकार नहीं। इंटरेस्ट 194 एल भी उतना पढ़ने का कुछ है नहीं। बोला इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बॉन्ड में आप पैसा लगाते हो, हाँ। मतलब ये सिर्फ देखो, ऊपर एक चैप्टर, ऊपर एक सेक्शन पढ़े थे ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हाँ। वहां पे डिवेंचर बॉन्ड का बात किया था। हाँ। फिर यहाँ पे बॉन्ड का बात कर लिया। तो सिर्फ हाँ एग्जैक्टली, ये स्पेसिफाइड बोल दिया। अभी इंडिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जितना भी है ना शुभांगी, जो लोग बड़ा बड़ा रोड बना रहा है, बड़ा बड़ा हाईवे बना रहा है, डैम बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, हाँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया ना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स बना रहा है। हाँ। बेटा इनके पास फंड क्या अपना खुद का है क्या इतना? नहीं। 15 ये जो ना अभी जो यूपी में जो पुल वो ब्रिज बना है, हाँ। वो लगभग 3,500 करोड़ का है। हाँ। तो 3,500 करोड़ उस कंपनी के पास खुद की जेब से लगाने के लिए था क्या? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, पता नहीं सर। हाँ, 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 बट जनरली मान लिया नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि वो एक ही प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा होगा ना, नहीं, वो तो और भी बहुत प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा। हाँ, तो सबके लिए उसके पास प्रॉपर फंड अपनी जेब से अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा। शेयर इशू तो बार बार करेगा नहीं कोई कंपनी, हाँ, उधार ही लिया होगा सर, बैंक से या कहीं से। पब्लिक से उधार लिया होगा सर। हाँ, पब्लिक से उधार लेने का तरीका डिवेंचर और बॉन्ड ही होता है कंपनी के लिए। हाँ, वो देखो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं शुभांगी, हाँ, ये ना ये सोचने का एक पैटर्न होना चाहिए कि पब्लिक से उधार लेने का तरीका कंपनी के पास एक ही है, डिवेंचर या बॉन्ड के नाम पे। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करते हैं जिसपे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है आपको, ओके, क्योंकि इनका कमाई का प्रोसेस लंबा होता है। हाँ, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है, तो ये लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट देने को भी तैयार होते हैं। ठीक, तो जिसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से पैसा मिलता है तो 5% टीडीएस लगेगा। ठीक, 194 एलडी बोला भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड का बात कर लिया अभी लोग, हाँ, इस पे भी वही है, नो लिमिट 5%, फालतू बात का। ये वाला अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो आम लोगों की लाइफ में, देखो अब तक ऐसा 4 सेक्शन आया है शुभांगी जो आम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरेस्ट वाला, हाँ, 194C कॉन्ट्रैक्ट वाला, हाँ, 194I रेंट वाला, हाँ, और 194J अब जो पढ़ने वाले। ठीक है, ये क्या है सर? और यही आखिरी बड़ा सेक्शन है, और बड़ा में कुछ है नहीं। ओके, 194J बोलता है शुभांगी, अगर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस के लिए फीस पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो सर वही तो फिर वही हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम देना, सीएस को काम देना, वो भी तो प्रोफेशनल सर्विस है। हाँ, लेकिन वहां कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहे हो, और यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है, वही इंडिविजुअल एचएफ जिसका ऑडिट होता हो,
या एनी अदर पर्सन जिसका ऑडिट नहीं होता हो, हाँ। वो सिर्फ रेसिडेंट को पेमेंट करे। देखो नॉन रेसिडेंट को काटा है, यानी ये सिर्फ रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब तक टोटल में शुभांगी एक ही सेक्शन है जो सिर्फ रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, फीस। फीस, प्रोफेशनल फीस 194J। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस के लिए या टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी के लिए कोई फीस दे रहे हो, हाँ। तो आपको कितना छूट है, थ्रेशोल्ड लिमिट ये लिखा देखो A to D। देखो एक बात समझो, यहाँ पे 5 आइटम लिखा है लोग, हाँ। ये 5 पहले आइटम याद रखने पड़ेंगे। ओके, प्रोफेशनल फीस बोला, टेक्निकल फीस बोला, रॉयल्टी बोला, नॉन कंपीटिंग फीस बोला, या फिर एनी रेम्यूनरेशन और फीस और कमीशन पेएबल टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ओके, वो जो प्रोफेशनल सर्विस देता है डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर्स। इन 5 लोगों को अगर पेमेंट कर रहे हो आप, तो देखो क्या लिखा, थ्रेशोल्ड लिमिट A to D। हाँ, A to D। तो 30,000 लिमिट है, 30,000 तक पेमेंट करते हो तो कोई टीडीएस नहीं, मोर देन 30,000 तो टीडीएस है। ठीक है, एंड फॉर आइटम E, मतलब डायरेक्टर्स को। हाँ, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं। ओके, ठीक है, मतलब डायरेक्टर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, बाकियों के लिए 30,000 लिमिट है। ठीक है। 30,000 तक अगर देते हो ईयरली तो कोई टीडीएस मत काटो, 30,000 से ज्यादा देते हो तो टीडीएस काटो। लेकिन डायरेक्टर को 2,000 भी दो या 10,000 भी दो या 30,000 भी दो या 40,000 भी दो, टीडीएस काटना। रेट कितना है, तो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी रेट 10%। ओके, लेकिन अगर ये कॉल सेंटर वालों को काम दे रहे हो आप, तो एक्स्ट्रा 2%, नहीं 2%, सॉरी एक्स्ट्रा 2%। कॉल सेंटर तो छोटा ही। हाँ, अब एक चीज देखना शुभांगी, ये टाइम ऑफ डिडक्शन एक पॉइंट है जो हम कहीं नहीं पढ़ाया आपको। हाँ, यहाँ एक लाइन लिखा है, ये टीडीएस काटोगे कब शुभांगी? वो पहले वाला में था जब पेमेंट होगा सैलरीज में। हाँ, बाद बाकी सब जगह शुभांगी बोला पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू हो गया है। यस, ड्यू हो गया है या पेमेंट कर दियो, विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट तो शुभांगी हम 2-2 साल नहीं करें किसी को, हाँ, तो क्या 2 साल टीडीएस नहीं काटेंगे? हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं देंगे 2 साल तक? नहीं काटना पड़ेगा। नहीं, अगर ड्यू हो गया है पैसा देना, आप दियो या नहीं दियो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टीडीएस जमा कर दो। आप उसको पेमेंट कब करोगे वो आपका और उस पार्टी का लड़ाई है। अच्छा, उससे हमको, हम शुभांगी से सीएस का सर्विस लिया, हम शुभांगी को कब पेमेंट करेगा ये मेरा और शुभांगी का मैटर है। वो हम और शुभांगी लड़े, उससे गवर्नमेंट को क्या करना है। ओके, गवर्नमेंट बोला भैया जो टीडीएस काटना था ना, क्योंकि शुभांगी तुमको जनवरी मंथ के लिए सर्विस दी, हाँ दी, तो शुभांगी का जनवरी मंथ का फीस पेमेंट ड्यू हो गया। हाँ, ड्यू हो गया, जनवरी 30 आएगा, जनवरी 31 आएगा और ड्यू हो जाएगा पैसा देना। तो भैया टीडीएस काट के फरवरी में जमा कर दें। सर हम तो शुभांगी को पेमेंट नहीं किया, हम शुभांगी को पेमेंट करेंगे अगला साल, मेरा उससे बात हो गया है। तो गवर्नमेंट बोला उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा और शुभांगी का इंटरनल मैटर है, तुम लोग लड़ो, मेरे को मेरा टीडीएस का पैसा दे दो। और ये सब जगह लिखा हुआ है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। 194 LA ये फालतू बात है। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट अगर आपका लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है, हाँ, तो गवर्नमेंट या कोई सिमिलर एजेंसी, तो आपको उसके लिए कंपनसेशन देगा ना। वो कैपिटल गेन में पढ़े था ना, एग्रीकल्चर लैंड है, गवर्नमेंट वहां पे हाईवे बना रहा है, तो आपका भी जमीन उस हाईवे के बीच में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ले लेगा ना वो लैंड। जो सिंगूर में हुआ था, जिसको लेकर बहुत झमेला हुआ, तो वो आपका कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा। 2.5 लाख तक कोई कंपनसेशन मिले तो कोई टीडीएस नहीं, उसके ऊपर हो तो 10%। टीडीएस पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, यहां पे टीडीएस काटना ही पड़ेगा और कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं। और रेट तो जैसा ऊपर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स टीडीएस के हिसाब से, जिस नेचर का पेमेंट कर रहे हो बेटा, 194J का पेमेंट करो तो J का रेट फॉलो करो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसीलिए J में नॉन रेसिडेंट काट दिया था ना, हाँ, वो घुमा के यहाँ उठा के लिया है। ये लोग फॉरेनर को कभी भी बिना टीडीएस काटे पेमेंट करना अलाउ ही नहीं करेंगे।
हाँ और अगर कर देते हो ना तुम पेमेंट बिना टीडीएस काटे, तो तुम इनकम जो पीजीबीपी चैप्टर पढ़े थे वहां क्या पढ़े थे, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ मान लो हम एक एनआरआई को 10 लाख पेमेंट किया, मान लो 10% टीडीएस काटना था, 1 लाख काटना था, हाँ और ये पूरा 10 लाख का 10 लाख मेरा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। हाँ मान लो हम उसको प्रोफेशनल फीस दिए, हाँ तो पूरा 10 लाख एक्सपेंडिचर हमको पीएल में दिखाना चाहिए था, हाँ और मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता इससे। हाँ गवर्नमेंट बोला तुम 1 लाख पेमेंट नहीं किए ना हमको, हम पूरा का पूरा 10 लाख डिसअलाउ करेंगे तुम। तो वो पूरा 10 लाख डिसअलाउ करेगा, 10 लाख से नेट प्रॉफिट बढ़ा देगा तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिसर, और तुम्हारा टैक्स भी बढ़ा देगा। अच्छा तो इसीलिए फॉरेनर को पेमेंट विदाउट टीडीएस एकदम करना ही नहीं है। अच्छा इतना ही काम का है, बाद बाकी फिर ऐसे छोटा छोटा करके कुछ ऐसे ही दिया, उतना और काम का नहीं। ठीक है। हाँ अब आता है देखो एक छोटा मोटा चीज, रियलाइजिंग पेमेंट विदाउट टीडीएस एट लोअर रेट्स और एट लोअर रेट्स। मतलब या तो बिना टीडीएस काटे पैसा ले लेते हो, या लोअर रेट पे टीडीएस ले सकते हैं क्या ऐसा? मान लो हम आपको, आप सीनियर सिटीजन, आपको 50,000 तक का इंटरेस्ट पे टीडीएस हम नहीं काटेंगे। हाँ मान लो हम आपको 70,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं, अच्छा हमको टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? हाँ काटना चाहिए एज अ बैंक। हाँ हम नहीं काटा। ओके क्यों नहीं काटा सर? क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन है हाँ वो हमको फॉर्म 15H जमा कर दिया था। अच्छा सर ये 15H क्या है? 15G 15H का बात करेंगे। 2 सेक्शन है बेटा, 2 फॉर्म है, 15H और 15G। ओके तो अगर सीनियर सिटीजन है कोई, वो 15H जमा, क्योंकि वो बोलना ये चाहता है कि मेरे को 5 लाख मेरे को 3 लाख तक छूट है, हाँ अब मेरा इनकम इंटरेस्ट से 70,000 आ रहा है और बाकी कहीं से हम 1-1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं, अच्छा तो हम तो ऐसे भी टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे। नहीं तो तुम मेरा टीडीएस काटोगे, फिर हम गवर्नमेंट को हाँ, रिटर्न फाइल refund करेंगे, वहां रिफंड क्लेम करेंगे, रिफंड आने में कभी कभी 6-6 महीना लग जाता है। तो मेरे को तो मेरा पैसा अटक गया ना एज अ बुजुर्ग आदमी, और प्लस मेरे को तो यही मेरा अर्निंग का सोर्स था, मेरा लाइवलीहुड चलाने का। मान लो कोई बच्चा नहीं है जो घर नहीं चला सकता, मान लो कोई ऐसे ओल्ड एज पीपल है जिनका कोई बेटा बेटी नहीं है, हाँ तो अब वो लोग क्या करेंगे बेचारे? गवर्नमेंट इससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा बेटा बेटी है कि नहीं, इग्नोर हो तो भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा घर खर्च कौन चला रही है गवर्नमेंट तो देखने नहीं आएगा। नहीं तुम सीधा सीधी बात बोले एज ए सीनियर सिटीजन, ये देखो भैया मेरा तो टैक्स लायबिलिटी होता ही नहीं है, फिर भी टीडीएस कट के हमको इतना झमेला झेलना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला नहीं ठीक है 15H जमा कर दो जिसमें ये लिख दो कि मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, ओके मतलब हम टैक्स लायबिलिटी में आता ही नहीं, हाँ तो तुम्हारा बिना टीडीएस काटे तुमको पैसा मिल जाए। ठीक है वैसे ही 15G भरा जाता है 192A के लिए, 193, 194 ऊपर वाले जो और सेक्शंस पड़े ना, मान लो कोई भी सेक्शन में आप फॉल करते हो बेटा और आपका टीडीएस कट रहा है, लेकिन आप टीडीएस के लिए नहीं अवेलेबल हो, बात समझे? मतलब आप पे आपका फाइनली अल्टीमेटली टैक्स नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा आप हमको रेंट दिए बेटा 2.5 लाख, 194I में आप रेंट दिए 2.5 लाख, हाँ 2,40,000 तक छूट है ना, तो टीडीएस कटना चाहिए? नहीं क्यों नहीं कटना चाहिए? 2,40,000 तक छूट है। आप हमको टैक्स, आप हमको रेंट दियो 2.5 लाख, ओ अच्छा अच्छा हाँ 10,000 ज्यादा दियो आप हमको 2,40,000 से, तो टीडीएस काट के दोगे ना, हाँ क्योंकि हम टीडीएस का रेट में आ गया। हाँ लेकिन अब एक पॉइंट है, मान लो यही 2.5 लाख मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा कोई इनकम ही नहीं, तो रिफंड मिल जाता है। तो अब हम टीडीएस, आप टीडीएस काटोगे फिर हम टीडीएस रिफंड क्लेम करेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। नहीं तो इससे अच्छा है कि ना हम आपको 115G भर के दे दिए कि भैया मेरा टीडीएस मत काटना, ठीक है तो ये होता है। ओके और अगर नहीं भरते तो कोई टेंशन का बात नहीं है, रिफंड क्लेम करना। कभी कभी होता है कि हम लोग टीडीएस कट गया उसके बाद में फॉर्म लेके पहुंचे, बोला हम तो टीडीएस काट लिए अब क्या करें, गवर्नमेंट को जमा भी कर दिए, हमने कोई बात नहीं हम रिफंड क्लेम कर लेंगे, ठीक है वो ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट आपको हैरेसमेंट से बचाना चाहता है, हाँ इसीलिए ये ऑप्शन रखा, ओके ठीक है। अब सेक्शंस खत्म,
अब टीडीएस का जमा करने का रूल और वो सब कब जमा करना होगा सर? हम काट तो लिए, इतना सारा सेक्शन में टीडीएस काट लिए पार्टी लोग से, अब जमा कब करेंगे? उसका भी रिटर्न Next फाइलिंग month? होगा। हाँ, उसका भी रिटर्न फाइलिंग होगा। अच्छा। तो देखो यहाँ पे लिखा है टीडीएस प्रोसीड्योर, पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस टू ऑब्टेन 10। आपको पहला बात तो 10 नंबर लेना पड़ेगा। ओके। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल के होता है एक। अच्छा। जिन लोगों को टीडीएस काटना होता है वो अपने आप को टीडीएस में रजिस्टर करवाएंगे। हाँ। तो रजिस्टर करवाएंगे तो उनको 10 नंबर मिल जाएगा। ओके। तो सारा जगह वो 10 नंबर भरेंगे। अच्छा। एवरी पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर हाँ। इन फॉर्म 49B। इनकम टैक्स का एक फॉर्म है 49B, वो भरो और आपको 10 का नंबर मिल जाएगा आपका। ओके। अब आप जो भी जगह भी टीडीएस काटोगे, जमा करोगे, वो 10 नंबर जरूर भरना वहां पे। अच्छा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पड़ा है टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस विद गवर्नमेंट, अमाउंट क्रेडिटेड और पेड, लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। आप ये देखो कि आपका अमाउंट ड्यू हो गया है या पेड कब हो गया है। जो भी अर्लियर है। ड्यू और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर देख लो। हाँ। तो अगर मार्च महीने का टीडीएस है ये, हाँ। तो अब 30 अप्रैल तक का टाइम है। नेक्स्ट मंथ है। हाँ, मतलब 1 महीना का टाइम दे रहे हैं आप, क्योंकि मार्च में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है ना बेटा, हाँ हाँ। audit इसीलिए। करते हैं। लेकिन अगर अदर कोई मंथ है हम्म, तो आपको अगला 7th महीना का 7th का डेट है। ओके। मतलब अप्रैल का टीडीएस मई 7 में जमा हो जाना चाहिए, हाँ। मई का टीडीएस जून 7 के अंदर जमा हो जाना चाहिए। तो अप्रैल महीना में जो भी काटे मई में जमा कर दो। ओके। लेकिन अगर मार्च महीने का टीडीएस काटे हो तो 30th 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। ठीक। इसका फॉर्म होता है 26 क्यूबिक फॉर्म नंबर होता है इसका। ओके। अब टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग भी करना पड़ता है। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है? गवर्नमेंट को डिटेल देना पूरा कि हम किस किस पार्टी से कितना कितना टीडीएस काटे। हाँ। तो फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये रिटर्न क्वार्टरली होता है। ओके। तो अप्रैल से जून का क्वार्टर का लास्ट डेट होगा 31 जुलाई, मतलब क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके अगले महीने का 31 तारीख के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा पिछला 3 महीने में आप कितने लोगों का टीडीएस काट के जमा किए, ओके। किन किन लोगों का काटे, उनका 10 नंबर या पैन नंबर भरोगे, हाँ। उनका नाम भरोगे, उनका अमाउंट भरोगे, मतलब कितना पेमेंट किए उसको वो बताओगे, हाँ हाँ और फिर उस पर कितना टीडीएस काटे हो वो भी बताओगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो क्लेम करेगा बाद में। हाँ एग्जैक्टली, जब हम गवर्नमेंट को उसके 10 नंबर से भरेंगे ना हाँ। तभी वो क्लेम, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टल पे फिर उसके 10 नंबर पे दिखाएगा वो चीज, हाँ। 10 या पैन, अगर उसके 10 नहीं है तो पैन नंबर भर दो उसका। तो ये भर के आप भरोगे फिर वो क्लेम करेगा। ठीक। ठीक बात। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का हर महीने का देखो ऐसे ही है, लेकिन जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर का मई 31 है, 2 मंथ। 2 मंथ का टाइम दिया, हाँ। क्योंकि ईयर एंड है ना, ईयर एंड में बहुत काम रहता है कंपनी को, हाँ। तो उन लोगों को टाइम थोड़ा ज्यादा दिया। अब आप जिसका टीडीएस काट रहे हो बेटा, जनरली अगर सैलरी पे टीडीएस कटता है हाँ। तो आप अपने बॉस से पूछ सकते हो ना, मेरा कितना टीडीएस काटे, हमको भी डिटेल जानना है। आप गवर्नमेंट को डिटेल दे दियो फॉर्म भर के, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। हम वो चेक भी कर लेंगे। एक 20 क्या था उस फॉर्म का नंबर, एक सेकंड होल्ड करना, 26AS, एक 26AS बोल के ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। ओके। हम अपना पैन नंबर से लॉगिन करेंगे ना, आपको दिखाएगा हम ये सब चीज, जब आपको रिटर्न फाइलिंग सिखाएगा ना हाँ। तो आपको 26AS चेक करना भी सिखाएगा। ओके। तो आप क्या करोगे, अपना पैन नंबर से लॉगिन करोगे और अपना 26AS खोल के देख सकते हो। ओके। तो उसमें आपको दिखा देगा कौन सा पार्टी आपके नाम से कितना टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा की है, ओके। क्योंकि वो अपना रिटर्न फाइल किया, वहां से यहाँ पे अपने आप ट्रैक आ गया। हाँ। तो आपको पता चल गया आपका सारा टीडीएस जमा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। अगर कोई पार्टी जमा नहीं किया तो उसको पकड़ो, हाँ। यार तुम मेरा टीडीएस काटा, जमा नहीं किया, हाँ। हम कैसे क्लेम करेगा, हाँ। तो उसको जमा करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि जब तक वो जमा नहीं करेगा आप क्लेम नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ। क्योंकि और वो गवर्नमेंट तो को पैसे कैसे देगा। पता आपके नाम पे कोई टैक्स जमा किया है कि नहीं किया, या हाँ, काटा है कि नहीं काटा। हाँ। तो आप उसको पकड़ो, ये आपका जिम्मेदारी है, इसीलिए हम लोग 26AS चेक कर लेते हैं। ओके। लेकिन सर बहुत जन तो इतना 26AS और नहीं जानता,
ये तो आप जानते हो क्योंकि आप काम करते हो इसका, तब आप देख लिए। शुभांगी रॉय नहीं जानती। हाँ उसका बॉस उसका टीडीएस काट लिया। हाँ अब उसको कैसे पता चलेगा कितना टीडीएस कटा और हमको कितना क्लेम करने जाने? हाँ तो आप उसको बोलो बॉस को मेरे को एक फॉर्म दो, सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट, ओके इसको बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट दो। हाँ तो वो आपको फॉर्म 16 देगा। ओके वो देख लो, उसमें पूरा आपका सैलरी का ब्रेकअप डिटेल सब होगा, कितना टीडीएस कहाँ काटा, कितना टैक्स बनता था आपका, वो सब डिटेल, कहाँ जमा किया है वो सब डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। ओके सर ये तो आप बॉस का तो बता दिए, अब और कोई मेरा टीडीएस काटा है, मेरा बैंक, मेरा जिससे हम भाड़ा कमाते हैं वो, जिससे हम प्रोफेशनल सर्विस का पैसा कमाए वो, ये लोग मेरा टीडीएस काटा और हमको जानना है। तो फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 ये देख लो। सही है। तो बात समझ में आ रहा है हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ कितना टीडीएस काटा है हम वो, हाँ कितना कैसे इनकम, मेरे किस इनकम पे कितना टीडीएस काटा, क्या रेट पे काटा, वो सब डिटेल होगा उसके अंदर, ओके। ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि कोई ये ज्यादा सब टीडीएस। फॉर्म अवेलेबल है ना वो एकदम ऑनलाइन एकदम में? नहीं बेटा, ये फॉर्म आपको वो देगा जो टीडीएस काटा है आपका। अच्छा फॉर्म 16 आपको आपका बॉस देगा। मतलब ये फिजिकल देगा वो? हाँ वो फिजिकल ऑनलाइन जैसा दे वो उसका प्रॉब्लम, सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं, वो देगा। अच्छा जनरली हम लोग नहीं मांगते ये, क्योंकि हम लोग खुद 26 ईयर्स खोल के बैठ के देख लेते हैं, अच्छा और फिर हम तो ध्यान में है ही ना मेरे कौन मेरा टीडी। हाँ जैसे मान लो मेरा बॉस टीडीएस फॉर्म 26 ईयर्स में दिखा रहा है कि मेरा बॉस मेरे नाम पे 12,000 टैक्स जमा किया, हाँ लेकिन आपको लग रहा है मेरा कटा तो 14,000 था, तो आप बॉस के पास गए, बोले हमको फॉर्म 16 देना जरा। अच्छा आप लिए, आप देखे हाँ वहां तो 14,000 ही कटा है। अरे हर कोई को कैलकुलेशंस नहीं आता ना शुभांगी इतना, हाँ तो मेरे को लग रहा है मेरा तो 14,000 कटा, हाँ लेकिन हो सकता है बहुत 12 ही काटा था, हम गलत थे। वो क्रॉस चेक करने के लिए एग्जैक्टली ठीक है। हाँ और जून अगर टीडी सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट आपको जून 15 तक मिल जाना चाहिए, पूरा साल का एक बार में मिलता है फॉर्म 16 का, अच्छा और बाकी का आपको क्वार्टरली मिलता है। ओके भाई अगस्त 15, नवंबर 15, फरवरी 15, जून 15, ऐसे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है। काम का बात तो आई थिंक इतना ही है। ये देखो वो पेन वाला बात अब ला के लिखा, अगर किसी का पेन नंबर नहीं है जिसका आप टीडीएस काट लिए तो क्या रूल है? 20% स्पेसिफिक रेट और 20% विच एवर इज हायर। हायर, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट हर जगह हर चीज लिख देता है। नहीं ये लॉजिकल भी नहीं है, जिसका पैन नहीं है वो कम क्यों देगा? उसको तो पनिशमेंट होना चाहिए। हाँ पेन नंबर जरूरी है ना, हाँ ठीक है, तुमको रिफंड मिल जाएगा पूरा पैसा, लेकिन तुम झमेला झेलो, पूरा हैरेसमेंट पहले फेस करो। अगर आप लास्ट पॉइंट्स पे आ रहे हैं, 5 मिनट का क्लास और है, अगर आप टीडीएस काटना भूल गए या जमा करना भूल गए, मतलब आपको मेरा टीडीएस काटना था, आप नहीं काटे, आपको मेरा टीडीएस जमा करना था, आप काट तो लिए थे लेकिन जमा नहीं किए, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप लेट हो गए ना जमा करने में। हाँ वो पेनल्टी या इंटरेस्ट जो भी बोल लो उसको। तो देखो क्या लिखता है, एसएससी प्रोवाइड टू सेटिस्फाई द एओ टू डिफॉल्ट वाज फॉर गुड एंड सफिशिएंट। हाँ अगर आप रीजन दे देते कि लेट क्यों हुआ है, हाँ जेन्युइन रीजन था, हार्ट अटैक के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो अब क्या हॉस्पिटल में बैठ के टीडीएस जमा करते? डॉक्टर को बोलते इंजेक्शन बाद में लगाना, पहले हमको टीडीएस जमा करने। नहीं ना, नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा, ओके पेनल्टी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। अच्छा पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? अगर पेनल्टी लगता तो तुम्हारा टैक्स अमाउंट से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकता, बाकी ऑफिसर पे डिपेंड करता है कितना पेनल्टी लगेगा। ओके लेकिन जितना टैक्स जमा करना था ना, जितना टीडीएस का अमाउंट था, पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके अच्छा इंटरेस्ट कितना होगा? देखो लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ ओके और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर 10 दिन भी है तो पूरा 1 महीना का ब्याज ले लेंगे, अच्छा जिस दिन से डिफॉल्ट हुए उस दिन से लेंगे। एक दिन डिफॉल्ट होगा तो पूरा मंथ का। हाँ
अच्छा एग्जैक्टली एक दिन में डिफॉल्ट हुआ तो पूरा मंथ का 1% ब्याज लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, 1 मिनट रुको, हमको भी देख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 1% डिफॉल्ट दोनों में सेम बात तो लिखा। अच्छा 1% या 1.5% दोनों ही स्टोरी है। अब बाकी आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ओके मतलब 1% इंटरेस्ट भी लग सकता है, लेकिन ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। ये बात हम थोड़ा क्रॉस कंफर्म करेंगे। ओके ओके 2 इंटरेस्ट रेट एक ही बात कैसे बोल सकता है? या तो 2 अलग अलग रीजन के लिए 2 इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था। 2 इंटरेस्ट रेट कैसे हो सकता है एक ही बात के ऊपर? हाँ मेरा भी माथा, रुक जाओ, इसको हम देख के बताएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 या 1.5% आपको इंटरेस्ट लगेगा, यही समझो। एक डिडक्टेड है, एक पेमेंट है शायद, एक कलेक्शन। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप टीडीएस काटना भूल गए हाँ तो जितना लेट काटे हाँ उस पे 1% इंटरेस्ट, हाँ और जमा करने में देरी हुआ तो 1.5% इंटरेस्ट। यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही था आपका टीडीएस। आज यही स्टॉप करेंगे। टीसीएस 1 मिनट, हाँ ठीक है 2 मिनट का चीज है, इसको भी देख लो, इसमें कुछ है नहीं। टीसीएस होता क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर एक ही जैसा तो लैंग्वेज लग रहा है। तो देखो, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द बायर अकाउंट ऑफ बायर एट द टाइम ऑफ, देखो ये आप एक बात समझो, टीडीएस तो ये सारा ही जो आइटम पड़ रहे थे सब सर्विस जैसा फील हो रहा था ना। कोई भी आइटम में गुड्स का परचेज सेल का बात हो रहा था नहीं, लेकिन यहाँ गुड्स का बात हो रहा है। देखो अच्छा और यहाँ पे टीसीएस का रेट दिया है आपको। ओके, अल्कोहलिक लिक्वर, इंडियन मेड ऑफ फॉरेन लिक्वर, ये तो सब तेंदुली, जीएसटी की तरह है। हाँ तेंदुलीज, टिम्बर ऑफ टेंट, ये सब के ऊपर टीसीएस का रेट दिया है। ये सब के ऊपर क्वेश्चन आया था MCQ और ये टीसीएस कौन पेमेंट करेगा? देखो बायर, सेलर नहीं, बायर। अच्छा ठीक है, क्योंकि बायर पेमेंट कर रहा है ना बेटा, तो बायर ही टीडीएस काटेगा। हाँ जो पेमेंट करता है वो टीडीएस या टीसीएस काटता है। ओके ठीक है, ये सब पे क्वेश्चन आया था। हाँ, ये सब पे क्वेश्चन आया था। टीसीएस के ऊपर, हाँ ये सब टोबैको वो सब लिस्ट यूज आया अच्छा था। अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक फॉर्म का लिस्ट दिया है, ये थोड़ा सा काम का चीज है, ये आपके प्रैक्टिकल में काम का चीज है। देखो जब आप टीडीएस काटते हो ना तो हाँ। आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, पेमेंट हाँ। करना पड़ता है। उनका फॉर्म्स का नंबर बताया है। 24Q होता है सैलरी के लिए, रिटर्न फाइलिंग का बता रही है। 26Q होता है, 26Q अदर पेमेंट्स के लिए। ओके 27Q होता है स्टेटमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर सम पेबल टू नॉन रेसिडेंट। मतलब 27Q होता है नॉन रेसिडेंट के लिए, और 27EQ होता है टीसीएस के लिए। ओके तो 24Q होता है सैलरी का रिटर्न फाइलिंग के लिए, हाँ 26Q होता है अदर देन salary। सैलरी टीडीएस, 27Q हो गया नॉन रेसिडेंट, 27EQ हो गया टीसीएस, TCS। और 26Q भी बोल के एक है ये छोड़ दो, 27EQ तक ही रखो। ठीक है। तो ये आपका टीसीएस का कहानी खत्म।